बात करेंगे खबरों की। उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुआ यूसीसी बिल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पेश किया यूसीसी बिल। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की कार्यवाही जारी। उत्तराखंड ने रचा इतिहास। यूसीसी बिल सदन में पेश। सीएम ने पेश किया बिल। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। यूसीसी बिल सदन में पेश किया गया है और उत्तराखंड ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की कार्यवाही जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी बिल को पेश किया है। तो उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश किया गया है, जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिल को पेश किया है और विधानसभा सत्र की कार्यवाही जारी है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी बिल पेश किया है और अगर यह बिल राज्य में लागू हो जाता है तो ऐसा करने वाला पहला राज्य देश का होगा उत्तराखंड। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा सत्र के दौरान जो है यूसीसी बिल को पेश किया है और सदन की कार्रवाई जो है जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार, क्या कुछ अपडेट है यूसीसी बिल को लेकर फिलहाल? देखिए, सरकार ने जो वादा किया था कि यूसीसी बिल को वो पटल में लाएंगे 6 फरवरी को, और आज वो देखने को मिला। जब विधानसभा सत्र शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिल रखा और उसके बाद जो पूरी कार्रवाई थी सदन की उसे 2 बजे तक स्थगित किया गया। 2 बजे के बाद जब चर्चाएं शुरू हुई तो चर्चाओं का जो विषय है अभी भी चल रहा है। कई जो मंत्री हैं, साथ साथ कोई विधायक हैं, वो अपनी यूसीसी बिल को लेकर जो अपनी चर्चाएँ हैं, अपना विषय है, वो रखने की कोशिश की जा रही है। वहीं अगर बात की जाए तो कल यूसीसी जो बिल है वो दोबारा से पेश किया जाएगा और उसके बाद इसे कानून के तौर पर पूरे उत्तराखंड में रखा जाएगा। और इसी के तहत जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, उनका जो कमिटमेंट था कि यूसीसी को लाया जाएगा, उसी के तहत अभी फिलहाल जो विधानसभा के कार्य है वो चलाया जा रहा है। उसमें तमाम जो विधायक हैं वो अभी फिलहाल अपना विषय रख रहे हैं बिल को लेकर, और कल ये माना जा रहा है कि ये कानून को पास कर दिया जाएगा और उत्तराखंड में ये लागू होगा। वहीं अगर मैं बात करूँ तो कई बिल में ऐसे प्राविधान है जिसमें अत्यधिक चर्चा होने की जो बात है वो विपक्ष लगातार कह रहा था, और इसी के तहत जो विधानसभा अध्यक्ष है रितु खंडूरी, उन्होंने ये कहा कि 1 दिन का समय और दिया जाता है विपक्ष को, वो इसका अध्ययन करे और साथ साथ अगले दिन जब 7 फरवरी को वो यहाँ पर आए तो अगर उनके कोई विषय है चर्चाओं को वो कर सकते हैं, तो उसके बाद कई संशोधन भी हम देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल उन्होंने विपक्ष को 1 दिन का समय दिया है और इसके बाद ये माना जा रहा है कि जो बिल है 7 फरवरी को ये विधानसभा से पारित हो जाएगा और ये कानून बन जाएगा और राज्य भर में इसे लागू किया जाएगा। और 6 बजे मैं बात करूँ तो 6 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी यहाँ पर पहुँचेंगे और प्रेस वार्ता का आयोजन करेंगे। पूरे दिन जिस तरह का कार्यकाल चला है, जिस तरह से पूरे सदन का कार्यकाल चला है उस पर चर्चा की जा सकती है। साथ साथ यूसीसी को लेकर जिस तरह से सरकार का पहले से कमिटमेंट था, उसके बाद अगर जब ये बिल विधानसभा में लाया गया तो उसके बाद ये प्रेस वार्ता की जा सकती है, जिसमें कई अहम बिंदुओं को बारे में चर्चा हो सकती है कि यूसीसी बिल में क्या क्या चर्चा हुई, क्या सदन के बीच जो विपक्ष है वो किस तरह से सवाल उठा रहा है, साथ साथ जो सत्ताधारी पार्टी है वो किस तरह से कार्य कर रही है। और यूसीसी की जो पूरी की मैं बात करूँ तो 2 साल का इसमें समय लगा है और उसके बाद इसे विधानसभा में, तो कहीं ना कहीं जो कमेटी थी और राज्य सरकार थी पूरी श्योर है कि ये पूरा तरह जो बिल है वो बिल्कुल सटीक है। और उसके बाद अगर विपक्ष इसमें कोई सवाल पूछता है तो वो उसके लिए भी सत्ताधारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। विपक्ष जो है सीएम धामी पर उनकी आवाज दबाने का आरोप लगा रहा है, किस बात की नाराजगी है? देखिए, विपक्ष की अगर मैं बात करूँ तो विपक्ष का ये कहना है कि इसमें जो एसटी है यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो उत्तराखंड में इंक्लूड नहीं किए गए हैं, तो उन्हें भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सरकार कह रही है कि महिलाओं को सामान्य रखा जाएगा और इस पूरे बिल में, और इसी के तहत जो एसटी हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स अगर उसमें इंक्लूडेड नहीं है, ऐसे में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की महिलाएँ हैं उन्हें किस तरह का अधिकार मिल सकता है। तो ऐसे में जो विपक्ष है लगातार हमलावर है, क्योंकि जिस तरह से पूरा बिल बनाया गया है और सदन में लाया
बनाया गया है, कम समय दिया गया है उन्हें अध्ययन करने के लिए। तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार इसे थोपने का काम कर रही है राज्य में, क्योंकि उन्हें समय नहीं मिला है इसे पूरा अध्ययन करने के लिए। लेकिन जो विधानसभा अध्यक्ष है रितु खंडूरी, उन्होंने कल तक का समय दिया है। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ प्राविधान करने चाहिए या फिर इस बिल में कुछ प्रश्न आपको सरकार से पूछना है, तो आप कल यहाँ पर सदन में आकर ये पूछ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर कहा जा सकता है तो विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है और यूसीसी को वो चाह रहे हैं कि ये लागू ना हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए भी मुख्य मुद्दा रहने वाला है। क्योंकि विधानसभा 2022 का जो चुनाव हुआ था उसमें ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की थी कि जो यूसीसी है वो उत्तराखंड में लागू किया जाएगा और उत्तराखंड पहला राज्य होगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो लोकसभा चुनाव उत्तराखंड पूरे देश में आने वाले हैं। ऐसे में जो यूसीसी है फिर दोबारा लागू होगा तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा लोकसभा चुनाव में लोगों में पड़ने वाला है। तो ऐसे में विपक्ष नहीं चाहेगा तो यूसीसी कानून यहाँ पर आए, ताकि जो भाजपा पार्टी है या राज्य सरकार है उन्हें जो चुनाव है उसमें फ़ायदा पहुँचे। जी तुषार, सपा सांसद एसटी हसन का भी इसको लेकर बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर मुसलमानों को दी गई हिदायत के खिलाफ जो है यूसीसी है तो हमें ये इनकार है, और अगर कुरान के मुताबिक इसमें सारी चीज़ें तय की गई हैं तो फिर हमें ये कबूल है। तो क्या मुसलमानों को ही रखकर ये सारा तामझाम किया गया है? देखिए, अगर मैं बात करूं तो सभी धर्मों को और साथ साथ सभी जातियां हैं उन्हें एकजुट करने की कोशिश की गई यूसीसी के माध्यम से। और एक कोड होगा तो कहीं ना कहीं जो कोड्स होंगे, जो आने वाले में जो फैसले लिए जाएंगे कोर्ट्स में, वो ईजिली होंगे, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट है, सैया बोर्ड्स है या फिर कहा जाए वर्क बोर्ड है। तो कहीं ना कहीं जो अलग अलग बोर्ड्स हैं, अलग अलग जो उनकी पहले से कानून चले जा रहे हैं उन्हें एकजुट रखने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग हो वो हल्की हो या वो कम समय पर हो सके। और इसी के तहत यूसीसी आया गया और इसमें कई धर्मों की जो मान्यता है उसके तहत ये कार्य किया गया है। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो करीब 2 साल इस पूरी यूसीसी के ड्राफ्ट पे लगे हैं। लगातार जो विशेषज्ञ हैं वो इसमें लगे हुए थे कि किस तरह से सभी धर्मों को इसमें लिया जाए, और उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है उसको लेकर उन्होंने पूरा ड्राफ्ट बनाया है कि किस तरह से जो यहाँ की संस्कृति है और साथ साथ यहाँ की परंपरा है वो भी बना रहे हैं, और साथ साथ जिस तरह से अगर कुछ जाति या फिर धर्म में कुछ सालों से चली आ रही कोई कहा जा सकता है कि कोई नेगेटिविटी है या फिर कुछ कानून में, उन्हें हटाया जाए और पॉजिटिव लाया जाए। और इसी के तहत सरकार ने कहा गया है अगर कोई मुस्लिम समाज इससे नाराज़ होता हुआ नज़र आ रहा है तो सरकार भी तैयार है बातचीत करने को। अगर ऐसा कुछ होगा, अगर सरकार के खिलाफ कुछ लोग खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं जो सरकार है उन्हें समझाने की कोशिश की जाएगी। और जो लॉ है उसमें ये पूरा कहा जा रहा है कि इसमें इतने अधिक जो प्रावधान है वो दूसरे धर्मों में नहीं लगाए गए हैं। सिर्फ मैरिज, प्रॉपर्टी और कहा जा सकता है कि डिवोर्स के मामले में कुछ धर्मों के जो नियम है उसे सीमित कर दिया जाएगा, और उसी के तहत जो एक नियम होगा वो सबको मानना होगा। जी तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, दिल्ली पुलिस ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सक्रिय लश्कर-ए तैयबा के मॉड्यूल के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है और एलओसी के पार से हथियार और गोला बारूद बरामद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं आरोपी शख्स की पहचान रियाज अहमद के रूप में हुई है। उसके कब्जे से एक मोबाइल फोन और एक सिम कार्ड भी बरामद किया गया है। आरोपी रियाज को कानून की उचित धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए जम्मू कश्मीर के संबंधित पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अजय, क्या है पूरा मामला, कहां से जो है इसे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है? जो ही देखिए, ये मामला आज नई दिल्ली स्टेशन पे का मामला है। वहाँ पर उनको गिरफ्तार किया था, लेकिन दिल्ली पुलिस को काफी समय से इनपुट मिल रहा था और जानकारी मिल रही थी कि इस तरह से कोई बड़ा एक अंजाम होने वाला है। यानी कि जब इस व्यक्ति को पकड़ा गया था, रियाज अहमद नाम इसका बताया, ये भारतीय सेना में मौजूद था जो पिछले साल ही रिटायर हुआ था। लेकिन अपने सहयोगियों के साथ खुर्शीद अहमद और गुलाम सरवर के टच में था, जिससे कि पाकिस्तान से गोला बारूद इकट्ठा करके यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा था इसके सहयोग से। लेकिन समय रहते हुए कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस ने एक्सेप्ट किया और इसको जैसे सूचना मिली उसको गिरफ्तार किया। अब इसकी जांच की जा रही है कि आखिरकार ये कितने समय से एक्टिव था, किन लोगों के भी टच में था। तो देखिए, अब जो जम्मू कश्मीर वहाँ पर रिपोर्ट भेजी गई है, वहाँ से पूरा डाटा इसका निकाला जा रहा है कि कौन कौन लोग इसके संपर्क में थे, क्योंकि ऑन ड्यूटी के समय ही ये सारा
जो असला था, बरामद जो बारूद था वो इकट्ठा किया गया था और मोबाइल सिम और जो मोबाइल है वो दोनों जब्त कर लिए गए हैं। आगे की जो कार्रवाई है अब दिल्ली पुलिस करेगी, क्योंकि अब इसकी पूरी एनआईए की जांच की जाएगी, क्योंकि जो मामला है एक सीमा से जुड़ा मामला है और देश के हित की मामला है। जिस तरह से कहा गया कि ये कहीं न कहीं उस आने वाले समय में कोई बड़ा हादसा होने वाला था, तो उसको दिल्ली पुलिस ने रोका है। अब यही होगा कि जांच कहाँ तक होती है। बाकी जो पूरे आर्मी को दे दिया गया है, जो कि यहाँ पर ये एक्टिव था, वहां से भी इसकी जानकारी ली जा रही है, आखिरकार ये कहाँ जाता था और कौन कौन इससे मिलने आता था। तो देखिए कहीं ना कहीं जो साजिश थी वो नाकाम होती नजर आई है इस समय। जी, किस फिराक में, किस साजिश को अंजाम देने के फिराक में था आरोपी और कितने दिनों से जो है यह लश्कर ए तैयबा में सक्रिय था? देखिए वही सामने इनपुट था, लेकिन जैसे रिटायर हुआ उसके बाद ये लोगों से मिलजुल रहा था, लेकिन इनपुट था कि कहीं ना कहीं ये गतिविधियों में, क्योंकि सेना में भर्ती उस समय कोई शक नहीं करता था, लेकिन ये मिलता जुलता और कुछ बारूद इकट्ठा करता था। लेकिन हो सकता है कि 2024 से पहले यह कोई ऐसा हादसा था करने के उपराग में था, जो बड़ा बम्बई जैसा हादसा हो सकता था, क्योंकि काफी गोला बारूद बरामद किया गया है और भी लोगों से, और लश्कर के जो आतंकवादी का उनके संपर्क में था, यानी कहीं न कहीं एक दोबारा का फिर बम्बई जैसा कांड हो सकता था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसको संज्ञान में लिया और इसको गिरफ्तार किया, क्योंकि यहाँ से भी फरार होने की कोशिश में था, लेकिन इनपुट के रखते हुए इसको गिरफ्तार किया गया। अब आगे की जो जांच है पुलिस कर रही है, कई एजेंसियां इसको जांच में लगी हुई है, तभी एक से पूछताछ करेंगी कौन को इसमें इन्वॉल्व है। जी अजय, जो मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद हुए उसके पास से, क्या उससे कोई जानकारी सामने आई है? देखिए अभी वो जो मोबाइल और सिम कार्ड है उनको सील कर दिया गया है। आगे जो जांच होगी, जैसे जैसे पुलिस जांच करेगी वैसे खुलासा होता चलेगा। लेकिन ये था कि जो कार की कोई बड़ा साजिश रचने की तैयारियों में थे ये लोग, कई ऐसे लोग थे जो इनके संपर्क में थे, लेकिन अभी इसको पकड़ा गया। बाकी इससे जो सहयोगी 2 लोग थे, खुर्शीद और सरवर, उसको गिरफ्तार किया गया है, उसको भी उठा लिया गया पुलिस ने, लेकिन आगे और भी जाँच की जा रही है। जी, कुल कितने लोग इसमें शामिल थे और कितनी की गिरफ्तारी हुई है? 2 लोग थे या इसके अलावा भी? देखिए ये रियाज अहमद था और एक गुलाम सरवर था इसके अंदर, और एक खुर्शीद अहमद, इनके तभी नाम सामने आए हैं। इनको उठा लिया गया है और गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन आगे की जो रणनीति, अब आगे जो पुलिस जांच कर रही है, हो सकता है कि क्योंकि इन 2 के अलावा और अन्य लोग भी होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब फतेहगंज जैसे एरिया में ही ये सरिये रहते हैं, वहाँ पे जांच की जा रही है, क्योंकि नई दिल्ली से हो सकता है नई दिल्ली या पहाड़गंज क्षेत्र में ये कहीं छिपा हो। लेकिन पुलिस जांच कर रही है, अब इसका जो निर्णय होगा पुलिस जांच करे, उसके बाद ही खुलासा होगा आखिरकार कितने लोग और इसके साथ है, कहाँ का इसके संपर्क और तार जुड़े हुए थे। क्योंकि लश्कर का जो मामला सामने आ रहा है, तो उससे अच्छे इसके संपर्क से लगातार ये एक्टिव था उससे, तो हो सकता है कि काफी समय से ये कहीं ना कहीं इनपुट और भी जो हादसे वो उसमें इन्वॉल्व हो। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि अभी तक उन्होंने ना बीजेपी ज्वाइन किया है और ना ही अभी तक किसी ने उनसे बीजेपी में शामिल होने को कहा है। बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि वह कल के धाम के शिलान्यास के समारोह का निमंत्रण देने के लिए मुख्यमंत्री के पास आए थे। कुछ दिन पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि मुख्यमंत्री इस समारोह में पधारेंगे। आचार्य ने कहा कि अगर सीएम योगी से मिलना गुनाह है तो यह गुनाह मैं करता रहूंगा। राम ने भाजपा की सदस्यता करनी है। भाजपा किसी एक राम को, भगवान को किसी एक पार्टी का समझ लेना ये मूर्खता है, ये बेवकूफ़ी है। भारत के लोकतंत्र का सौंदर्य ये है कि यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो भगवान राम को किसी एक दल का समझ लेना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है, उचित। राम ने भाजपा की सदस्य। और दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। एमसीडी में बजट पर चल रही चर्चा। एमसीडी में कांग्रेस पार्षदों का आरोप, मेयर पर डीएमसी एक्ट में उल्लंघन का आरोप। बैठक में पार्षद छोले भटूरे का लुत्फ उठाने में लगे हैं। तो ये दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बैठक में पार्षद छोले भटूरे का लुत्फ उठाने में लगे हैं और मेयर पर डीएमसी एक्ट में उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। एमसीडी में कांग्रेस पार्षदों का आरोप जो है लगाया गया है और एमसीडी में बजट पर चर्चा जो है वो चल रही है। तो दिल्ली से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो एमसीडी में कांग्रेस पार्षदों का आरोप है और मेयर पर डीएमसी एक्ट में उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं।
बढ़ते आगे खबर रामपुर से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बता दें कि सिविल लाइंस थाने में लूट और चोरी के मामले में वांछित 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी। साथ ही घायल बदमाश को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान पुलिस ने बदमाश के पास से एक तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल को बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं खबर जौनपुर से है, जहां एसपी अजय पाल शर्मा के निर्देश पर जिले की गौरा बादशाहपुर एवं केराकत थाना पुलिस की अंतरप्रांतीय बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल बदमाश गटरा उर्फ अप्पा समेत 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाशों के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस, बाइक को बरामद करते हुए घायल बदमाशों को इलाज के लिए भेज अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक जौनपुर के द्वारा अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के क्रम में गौरा बादशाह पुलिस व केराकत पुलिस के द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर केशवपुर क्रॉसिंग के पास चेकिंग किया जा रहा था। चेकिंग के दौरान एक बाइक पर 2 व्यक्ति आजमगढ़ की तरफ से आ रहे थे, जिन्हें पुलिस के द्वारा रोकने पर इशारा करने पर उन व्यक्तियों के द्वारा तुरंत बाइक को मोड़ते हुए आजमगढ़ की तरफ भागने लगे। पुलिस पार्टी के द्वारा घेराबंदी करते हुए और अपने आप को फंसा देख बदमाशों के द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा भी जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त के दाहिने पैर पे गोली लगी व दूसरा अभियुक्त मौके से गिरफ्तार किया गया। वही खबर गाजियाबाद से है, जहां थाना साहिबाबाद पुलिस ने हिंडन एयरपोर्ट चौकी के अंतर्गत पटेल पथ के पास मुठभेड़ के दौरान एक लुटेरों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मुठभेड़ में पुलिस की ओर से चली गोली से एक बदमाश घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रुक करते अगली खबर की ओर। मुरादाबाद में तैनात एंटी करप्शन इंस्पेक्टर मोहम्मद इश्तियाक के द्वारा मझोला थाना में आय से अधिक संपत्ति को लेकर एक दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें पूर्व में तैनात उप निरीक्षक जितेंद्र तोमर, जो कि वर्तमान में बरेली पुलिस लाइन में तैनात है, उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1)(b) और 13(2) में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। बता दें कि अक्टूबर 2019 में मुरादाबाद के मझोला थाना में तैनात एसआई जितेंद्र तोमर को एंटी करप्शन टीम के द्वारा 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद एसआई के खिलाफ खुली जांच बैठाई गई और उनकी आय और व्यय की जांच करने के लिए उनसे सभी डिटेल्स ली गई और अब इस मामले को लेकर विवेचना की जाएगी। ये उप निरीक्षक हैं जितेंद्र सिंह तोमर। पहले इस समय ये बरेली में तैनात है पुलिस लाइन में, और इनके खिलाफ एक जांच हो रही थी, जिसको खुली जांच कहते हैं, हमारे यहाँ डीए जो है, खुली जांच हुई। उसमें आय से अधिक संपत्ति की जांच करने पे इनके पास जो है संपत्ति अधिक पाई गई। उस पर थाना मझोला में जो है मुकदमा पंजीकृत कराया गया। मुकदमा अपराध संख्या 70/2024 धारा 13(1)(b) व 13(2) का मुकदमा पंजीकृत हुआ। अब उसकी विवेचना हमारे यहाँ से की जाएगी। और चंदौली में 17 पेशेवर मनबढ़ अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई, जिसमें अपराधियों एवं कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वालों पर एक्शन हुआ। साल 2024 में अब तक कुल 19 अपराधी हत्थे चढ़े और इस दौरान अपराधी जिले की भौगोलिक सीमा से बाहर रहेंगे। वहीं इस अवधि के दौरान भी उन पर कड़ी नजर रखी जाएगी। बता दें कि अभियुक्त चोरी, लूट, फ्रॉड, मारपीट, फिरौती, अपहरण, अवैध शराब तस्करी, गैंगस्टर एक्ट सहित कई अन्य अपराधों के आरोपी हैं। जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु गुंडा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी। जिलाधिकारी चंदौली महोदय द्वारा वर्ष 2024 में कुल 19 गुंडों को जनपद से जिला बदर करने की कार्रवाई की गई। उसी क्रम में आज जनपद से कुल 17 गुंडों को जनपद की सीमा से नोटिस तामील करा के नियमानुसार उनको जिला बदर किया गया है और उनको निर्देशित किया गया है कि 6 महीने की अवधि में
जिला बदर की अवधि में वो जनपद में प्रवेश नहीं करेंगे, अन्यथा उनके विरुद्ध 10 गुंडा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए द वॉइस के साथ।